ब्रिटेन ने भारत का कौन सा सबूत पकड़ा है और भारत की सरकार के खिलाफ कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी को कौन से सबूत हैंडओवर किए हैं? ब्रिक्स को लेकर भारत की सरकार की कौन सी प्लानिंग है जिसके ऊपर चाइना को बड़ी आपत्ति हो सकती है? बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी में भारत के लिए कौन सा नया सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा कर दिया है और जम्मू कश्मीर में कौन सी डेवलपमेंट हुई है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट वैसे तो ब्रिटेन और भारत को लेकर आ रही है, लेकिन हम पहले ब्रिक्स समिट के बारे में बात करते हैं। इस साल ब्रिक्स का प्रेसिडेंट ब्राजील था और ब्रिक्स समिट ब्राजील में हुआ था, मगर अगले साल का ब्रिक्स समिट होस्ट करना है भारत को। अगले साल के लिए ब्रिक्स प्रेसिडेंसी भारत के पास आ रही है। आपको याद होगा साल 2023 में जब भारत G20 का प्रेसिडेंट बना था, उस साल भारत सरकार ने G20 की अलग अलग मीटिंग्स को भारत की कई सारी सिटीज में होस्ट किया था। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई थी। रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग की मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में की गई थी एंड इस तरह से भारत के और कई सारी स्टेट्स में ये मीटिंग हुई थी। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि G20 प्रेसिडेंसी के पैटर्न को ब्रिक्स प्रेसिडेंसी में भी फॉलो किया जाएगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अगले साल ब्रिक्स की जो अलग अलग मीटिंग्स भारत में होनी है, वो एक बार फिर से देश की सभी 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज को होस्ट करने का मौका मिलेगा। अगले साल ब्रिक्स समिट से पहले देश भर में टोटल 60 मीटिंग्स होनी है और ये सब मीटिंग्स देश की अलग अलग स्टेट्स में की जाएंगी ताकि देश की सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को होस्ट करने का मौका मिले। G20 के जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग में टर्की, चाइना और सऊदी अरब, इन कंट्रीज ने उसको बॉयकॉट किया था और इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं भेजा था। और पॉसिबिलिटी है कि जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में जो अगले साल ब्रिक्स की मीटिंग रखी जाएंगी, उनमें भी दोबारा से ये रिपीट हो और चाइना जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश की मीटिंग्स को अटेंड ना करे। लेकिन इसके बावजूद भारत की सरकार देश की सभी स्टेट्स और यूटीज को ब्रिक्स मीटिंग होस्ट करने का मौका देगी। 1 जनवरी 2026 से भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी स्टार्ट होनी है और उसके बाद से भारत में ये सारी ब्रिक्स की मीटिंग एक एक करके अलग अलग स्टेट्स में की जाएंगी। आई होप यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स का बहाना मारकर अगले साल फिर से भारत को टारगेट ना करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ब्रिक्स संगठन को काफी बार टारगेट कर चुके हैं। ब्रिक्स प्रेसिडेंसी काफी मुश्किल समय में भारत के पास आ रही है। आई होप अगले साल सभी ठीक रहे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को लेकर। आपको याद होगा साल 2023 में जून 18 को कनाडा के सरे में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी, जिसको लेकर उस समय जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और भारत सरकार की डायरेक्शंस के ऊपर ही हरदीप सिंह निज्जर की असैसिनेशन करवाई गई है। उसी न्यूज को लेकर एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो भारत की इन्वॉल्वमेंट के आरोप भारत के ऊपर लगाए थे, उसकी इंटेलिजेंस ब्रिटिश स्पाई एजेंसीज के एजेंट ने कनाडा के साथ शेयर की थी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ कॉल्स को इंटरसेप्ट किया था जिसमें हरदीप सिंह निज्जर समेत टोटल 3 लोगों की असैसिनेशन करने की डिस्कशंस हो रही थी। 3 टारगेट्स कॉल के ऊपर डिस्कस किए गए थे, जिसमें से एक हरदीप सिंह निज्जर भी था। ब्रिटेन और कनाडा दोनों देश आपस में 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का हिस्सा हैं। इसमें ब्रिटेन और कनाडा के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी हैं और इसी अलायंस के थ्रू ब्रिटेन और कनाडा ने आपस में इंटेलिजेंस गैदरिंग एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके चलते ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो कॉल इंटरसेप्ट की थी वो फॉरवर्ड की गई कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी को और वहां से कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये डिसाइड किया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत है। यानी कि कॉल इंटरसेप्ट से निष्कर्ष निकाला गया कि असैसिनेशन में भारत का लिंक है एंड असैसिनेशन बस एक व्यक्ति नहीं बल्कि 3 टारगेट्स भारत ने डिसाइड किए थे। ये जो कॉल इंटरसेप्ट की गई है, ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने कनाडा को हैंड डिलीवर की है एंड इसको इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के जरिए नहीं दिया गया था। इसका मतलब है कि ये जो इंटेल था उसको ऑनलाइन कनाडा को ट्रांसफर नहीं किया गया था, बल्कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के किसी पर्सन ने खुद ही पर्सनली जाकर हाथ से कनेडियन एजेंसी को वो कॉल इंटरसेप्ट की रिकॉर्डिंग और बाकी डिटेल्स डिलीवर की थी। ये ट्रांसफर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया था और केवल गिने चुने कनेडियन ऑफिशियल्स को इस ट्रांसफर के बारे में पता था। रिपोर्ट में बताया गया है कि जो कॉल इंटरसेप्ट की गई थी, यानी जो वर्बल एक्सचेंज हुआ था कॉल में, उसमें हरदीप सिंह निज्जर, अवतार सिंह खांडा और गुरपतवंत सिंह पन्नू, इन तीनों की असैसिनेशन के बारे में बात हुई थी। यानी कि ये 3 लोग टारगेट थे। और जो बाद वाली कॉल्स थी उसमें यह भी डिस्कस किया गया था कि कैसे हरदीप सिंह निज्जर को सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया गया है। निज्जर के बारे में तो आपको पता है कि वो कनाडा के सरे में एक फायरिंग इंसिडेंट में भगवान को प्यारा हो गया था। दूसरा पर्सन है अवतार सिंह खांडा। ये ब्रिटेन में भारत के खिलाफ खालिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाया करता था। जून 2023 में ब्रिटेन के बर्मिंघम में एक हॉस्पिटल के अंदर इसकी मौत हो गई थी और मौत का कारण बताया गया था ब्लड कैंसर, लेकिन फूड पॉइजनिंग की कंप्लेंट के बाद ही इसको हॉस्पिटलाइज किया गया था। और अभी तक अवतार सिंह खांडा के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि अवतार सिंह खांडा को ब्लड कैंसर था। अवतार सिंह खांडा ब्रिटेन के लंदन में भारत की एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया करता था और एक इंसिडेंट में इसने भारत की एम्बेसी की बिल्डिंग के ऊपर लगे तिरंगे झंडे को भी वहां पर फाड़ दिया था एंड इसके लिंक्स भारत में अमृतपाल सिंह के साथ भी पाए गए थे।
जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय भारत में काफी पॉपुलर हुआ था और आज ये पंजाब की खडूर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फिलहाल ये इस समय असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है एंड अभी इसके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA का केस दर्ज है। अब 3 व्यक्ति जिनके बारे में कॉल इंटरसेप्ट में बात की गई थी, इसमें से 2 तो भगवान को प्यारे हो गए एंड अब बचा गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये समय अमेरिका और कनाडा के बीच लगातार अप एंड डाउन करता रहता है एंड इसके पास अमेरिका और कनाडा की ड्यूल सिटीजनशिप है। गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने इसको कवर दिया हुआ है। अब देखा जाए तो ये तीनों टारगेट्स भारत में अलग अलग केसेस के लिए भारत में वांटेड थे, लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट और US गवर्नमेंट तीनों इनकी एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट को लगातार रिजेक्ट कर रही हैं एंड इनको भारत को नहीं सौंप रही थी। अब ब्रिटेन ने कनाडा को क्या एविडेंस दिए हैं और कॉल इंटरसेप्ट की रिकॉर्डिंग्स पे क्या बोला गया है वो तो खैर पब्लिक में नहीं आया है, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि अभी तक कोई भी कंक्रीट एविडेंस कनेडियन गवर्नमेंट ने भारत के साथ शेयर नहीं किया है जिससे ये प्रूव हो कि इसमें भारत की सरकार या फिर भारत की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई भी छोटा सा रोल है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या निज्जर की हत्या के पीछे भारत के अननोन गनमैन हो सकते हैं? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, अजरबैजान और पाकिस्तान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि अजरबैजान ने अपने विक्ट्री डे के लिए पाकिस्तान को इनवाइट किया था। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये दोनों अजरबैजान गए थे। अजरबैजान की विक्ट्री डे परेड में पाकिस्तान आर्मी के कंटिंजेंट ने भी हिस्सा लिया था और अजरबैजान के JF-17 जो उसने रिसेंटली पाकिस्तान से परचेज किए थे वो भी शोकेस किए गए। शहबाज शरीफ ने वहां पर एक स्पीच भी दी जिसमें शहबाज शरीफ ने कश्मीर मसले को फिर से उठाया है और कहा है कि नागोर्नो कराबाख वॉर में अजरबैजान की जो जीत हुई थी, जो उसने आर्मेनिया को हराया था, वो जम्मू कश्मीर और फलस्तीन के लोगों के लिए आशा की किरण है जो कि अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने भी अपनी स्पीच में पाकिस्तान को धन्यवाद कहा और ये कहा कि आर्मेनिया से कराबाख रीजन को कैप्चर करने में पाकिस्तान ने अजरबैजान की मदद की थी, उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। 1971 युद्ध के बाद जब से बांग्लादेश आजाद हुआ है उसके बाद से आज तक पाकिस्तान नेवी का कोई भी नेवल वॉरशिप, कोई भी युद्धपोत अभी तक बांग्लादेश की विजिट के ऊपर नहीं आया था। लेकिन जो पिछले 55 साल में नहीं हुआ वो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने 15 महीनों के अंदर ही कर दिखाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान नेवी का नेवल वॉरशिप PNS सैफ बांग्लादेश की विजिट के ऊपर आया हुआ है। बांग्लादेश नेवी, पाकिस्तान एम्बेसी और बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान नेवी के इस वॉरशिप का भव्य स्वागत भी किया है। पाकिस्तान नेवल चीफ और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ये तो खैर बांग्लादेश आ ही रहे हैं, लेकिन ये बांग्लादेश की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तान नेवी ने अपनी रीच और अपनी मौजूदगी अपने नेवल वॉरशिप्स के जरिए बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में भी पहुंचा दी है। बांग्लादेश के पोस्ट तक पहुंच गया है और ये भारत की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अब वाकई में भारत के लिए बहुत ही बड़े सिक्योरिटी थ्रेट खड़े कर रहा है और भारत की सरकार को इसे तुरंत डील करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक रेजिडेंट डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल रिकवर हुई है। डॉक्टर का नाम अदील अहमद राठर बताया जा रहा है और ये काजीगुंड का रहने वाला है। GMC अनंतनाग हॉस्पिटल में इसका जो पर्सनल लॉकर था वहां पर इसने AK-47 रखी हुई थी। वेपन रिकवर करने के बाद इस डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया है। ये करंटली उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरी का काम कर रहा था। श्रीनगर में कुछ समय पहले इसने बैंड आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर्स पब्लिक प्लेसेस में चिपका दिए थे। वहां से इन्वेस्टिगेशन करते समय इसको ट्रैक डाउन किया गया था और अब इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत केस फाइल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर ओवरग्राउंड वर्कर हो सकता है और पहलगाम हमले की तरह कोई बड़ा इंसिडेंट कर सकता था। फिलहाल तो इंटेलिजेंस एजेंसीज इसकी इंटेरोगेशन और खातिरदारी कर रही हैं और ये श्रीनगर पुलिस की कस्टडी में है। अब ये एक बड़ा हमला हो सकता था जो भारत की एजेंसीज ने रोक दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से रिलेटेड। टर्की में जो पाकिस्तान और तालिबान रेजिम के बीच सीज फायर की टॉक्स चल रही थी वो फेल हो गई हैं, जिसके बाद अब ईरान ने दोनों देशों को मीडिएशन का ऑफर दिया है और पाकिस्तान और तालिबान दोनों को कहा है कि वो भी टॉक्स को फैसिलिटेट करने और दोनों कंट्रीज के डेलीगेशन को होस्ट करने के लिए रेडी हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान आर्मी ने पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर के पास मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है और ये विजुअल्स अफगानिस्तान के तालिबान रेजिम ने जारी किए हैं और कहा है कि वो वॉर के लिए प्रिपेयरनेस स्टार्ट कर रहे हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है।
इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।